नमस्कार मित्रों, रीट लेवल 2 के पेपर सॉल्यूशन में आज का पेपर 2015 का है। रीट लेवल 2 2015 का पेपर। अब देखिए इस पेपर में किस तरह के प्रश्न आए और उनको कैसे हल करना था। इस पेपर में प्रश्न थोड़े से आसान आए हैं। ये प्रश्न, रूट 3 की पावर 5 गुणा 9 की पावर 2 बराबर 3 की पावर n गुणा 3 रूट 3 हो तो n का मान क्या होगा। ये प्रश्न है। रूट 3 है और इसकी पावर 5 है, ये गुणा में 9 की पावर 2 है बराबर 3 की पावर n गुणा 3 रूट 3 ये, और n का मान ज्ञात करना। 3 रूट 3 का उधर भाग दे दो, या तो यदि आप भाग देना चाहे भाग दे सकते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से कि 3 रूट 3 का उधर भाग दे दो। ये रूट 3 की पावर 5, रूट 3 ऐसे कितनी बार है, 5 बार है। तो 5 बार है तो रूट 3 और रूट 3 एक बार ऐसे अपन जैसे 5 बार लिख देते हैं, घातांक नियम से हल कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये 5 बार है और ये 3 रूट 3 इसके भाग में आ जाएगा। इसके अलावा ये 3 की पावर में लिखें तो ये 3 की पावर 2 और उसकी पावर 2 और बराबर 3 की पावर n ये। अब इसके बाद में आप 3 रूट 3 का रूट 3 से गुणा हो जाएगा 3, ये 3 कट जाएगा, ये रूट 3 कट जाएगा और रूट 3 का रूट 3 से गुणा हो जाएगा 3, वो 3 की पावर 1 है और ये 3 की पावर 4 है। 2 का 2 से गुणा कितना है 4 और बराबर 3 की पावर n है। अब वो दोनों जुड़ जाएंगे, 3 की पावर 1 प्लस 4 बराबर 3 की पावर n, 1 और 4 हो जाएगा 5, 3 की पावर 5 और बराबर 3 की पावर n, मतलब n बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 उतर आएगा। इस तरह से कैलकुलेशन से कर सकते हैं, घातांक नियम से भी कर सकते हैं। रूट 3 की पावर 5 है मतलब रूट 3 5 बार है, ये 3 और ये रूट 3, 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 और ऊपर पावर 2 और ये 3 रूट 3 गुणा का बराबर से उधर भाग में, रूट 3 का रूट 3 से गुणा 3, ये 3 कट गया, ये रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, रूट 3 का रूट 3 से गुणा हो गया 3, मतलब 3 की पावर 1 और ये 3 की पावर 2 गुणा 2 4, 4 ने 1 हो जाएगा 5, 3 की पावर 5 है, n का मान कितना हो जाएगा 3 की पावर 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हल करना है। नेक्स्ट प्रश्न, 2x प्लस 4y माइनस 8xy माइनस 1 बराबर इन ऑप्शन में से कौन सा होगा। इस तरह का जब गुणनखंड का प्रश्न आता है तो ऑप्शन गुणा कर लीजिए, ऑप्शन से गुणा करके देख लीजिए ये कौन से आ रहा है, वो उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 2x का 1 से गुणा 2x आएगा, 2x का 1 से गुणा 2x का 1 से गुणा, तीनों ऑप्शन में आ रहा है कि 2x तो तीनों में आ रहा है। उसके बाद देखिए 8xy 4y का 2x से गुणा 8xy आएगा, ये दोनों किसके आएंगे प्लस के, लेकिन यहाँ 8xy किसका है माइनस का। अब ये 4y का 2x से गुणा करेंगे, ये 8y और ये 8y किसके आएंगे, ये माइनस है तो माइनस का आएगा। उसके बाद 1 किसका आ रहा है माइनस का, 1 माइनस का आ रहा है, माइनस 4y 1, ये प्लस के 4y होने चाहिए, प्लस के 4y ये 2, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका बी में है 1 माइनस 4y और इसका गुणा है 2x माइनस 1 से, गुणा करेंगे तो 1 का 2x से गुणा 2x, फिर ये 4y जो प्लस का है वो 4y ये माइनस के 4y का माइनस 1 से गुणा होगा, इस माइनस 4y का माइनस 1 से गुणा होगा तो ये प्लस 4y। उसके बाद 4y का 2x से गुणा, ये माइनस 4 का 2 से गुणा 8xy और 1 का 1 से गुणा माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही। गुणनखंड, जब भी गुणनखंड का प्रश्न आता है ऑप्शन से ले लीजिए, गुणा करके देख दो प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये उत्तर आ गया तो ये इसके गुणनखंड होंगे। सबसे आसान प्रश्न गुणनखंड का ही होता है इसमें। अगला दो चरों वाले रैखिक समीकरण, 3x प्लस 7y बराबर 75 और दूसरा दिया हुआ है 5x माइनस 5y बराबर 25। दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण दिए होते हो तो गुणांक समान करके प्रतिस्थापन से, विलोपन से और वज्र गुणा से भी किए जा सकते हैं। 3 मेथड होते हैं हल करने के दो चरों वाले रैखिक समीकरण के। तो सबसे पहले ये कि गुणांक समान करके अपन प्रतिस्थापन से हल करते हैं। तो गुणांक समान में कोई एक संख्या का x और y दोनों को ही मान ज्ञात करना, कोई एक संख्या का गुणांक समान कर लीजिए। गुणांक समान करने के लिए इस 3 वाले को 5 से गुणा कर लो, 5 वाले को 3 से गुणा कर लो, तो दोनों में क्या होगा गुणांक 15 हो जाएगा। तो 5 का 3 से गुणा 15x, 5 का 7 से 35y और बराबर 75 का 5 से
5 5 25, 8 से 2, 5 7 35 2 37, 375। 3 का 5x से 15x माइनस 5 का 3 से 15y और बराबर 25 का 3 से 75। अब इसमें दोनों समीकरणों को घटाएंगे कि जिनका गुणांक समान किया उनका चिन्ह भी समान है, चिन्ह समान है मतलब घटाएंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। घटाने का मतलब होता है सेकंड समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का था माइनस हो गया, माइनस का था प्लस हो गया और ये प्लस का था माइनस हो गया। तो ये 15x कट जाएंगे, ये 15x कट गया, 35 और 15 ये हो जाएगा 50, ये 50y। 35 के साथ में 15y जुड़ेंगे, माइनस के थे लेकिन चिन्ह चेंज करने से प्लस हो गया, इसलिए 35 और 15 जुड़ेंगे 50y और बराबर 300 में से 375 में से 75 घटेंगे, शेष बचेगा 300। तो 50y बराबर 300, y बराबर 300 बटे 50, 300 में 50 का भाग पूरा पूरा 6 बार। y का मान 6 किसी एक समीकरण में वापस रख दो, जैसे पहले समीकरण रखें 3x प्लस 7y बराबर 75, ये पहला समीकरण था। ये 3x प्लस 7 गुणा 6 और बराबर 75, 3x बराबर 75 और ये 7 का 6 से गुणा 42 माइनस हो जाएगा। 75 में से 42 घटा लीजिए, 5 में से 2 गया 3 और 7 में से 4 गया 3, 33। x बराबर 33 में 3 का भाग 11, x का मान 11 और y का मान 6। प्रश्न पूछा x प्लस वाई, 11 और 6 कितने हो जाएंगे 17। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण आते हैं। विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणा 3 मेथड है, कोई सा भी एक मेथड लगा के हल कर सकते हैं। ये प्रतिस्थापन मेथड, सॉरी विलोपन मेथड है जिसमें एक चर को विलोप किया गया कि ये x हटा दिया गया, उससे माने ये विलोपन मेथड है। प्रतिस्थापन में x का मान या y का मान दूसरे समीकरण वापस रखा जाता है, वो होता है प्रतिस्थापन। इसमें x और y का मान पूछा गया, x प्लस y दोनों का जोड़ कितना, x 6 आया, सॉरी y 6 आया और x का मान 11 आया, 11 और 6 का जोड़ हो जाएगा 17, इसका उत्तर हो जाएगा 17। रूट 625 रूट 484, 625 का वर्गमूल 25 और 484 का 22, सीधा सीधा वर्गमूल करना। 625 का वर्गमूल 484 का वर्गमूल बराबर 5 2 7 और 2 2 4 47, उत्तर ऑप्शन नंबर ए। बहुत सरल प्रश्न है, ये भी सेम। अब इसके ऊपर वर्गमूल भी है और घनमूल भी है, दोनों है। वर्गमूल और घनमूल दोनों है, संख्या है 0.0000729, ये संख्या है। इसके ऊपर घनमूल भी है और वर्गमूल भी है। इसके साथ में एक और है जिसका घनमूल है 0.008, इस संख्या का घनमूल करना है। तो जब घनमूल करेंगे वर्गमूल करेंगे, दोनों अलग अलग करने हैं, तो पहले जैसे इसका वर्गमूल करते हैं या घनमूल करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे घनमूल करो, आप चाहे वर्गमूल करो। घनमूल करेंगे बड़ी संख्या एकदम छोटी है, जैसे 729 है और 729 का घनमूल होता है 9। संख्या का घनमूल करना है 729 का घनमूल 9। उसके बाद 0.3 6 अंक छोड़कर था, 6 में 3 का भाग दे दीजिए, 2 बचेंगे और 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है, ये 0.09। अब इसका वर्गमूल करना है, इसके साथ में इस संख्या का घनमूल, 8 का घनमूल होता है 2 और 3 अंक छोड़कर पॉइंट था मतलब 1 अंक छोड़कर 0.2। अब उसके बाद 9 का वर्गमूल होता है 3 और 1 अंक छोड़कर पॉइंट, ये 0.3 प्लस ये 0.2 बराबर 0.5, इसका उत्तर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी 0.5। घनमूल और वर्गमूल दोनों हैं, कोई सा भी एक पहले कर लीजिए एक बाद में कर लीजिए, सीधा ही कर लीजिए। 729 घनमूल किया 9, 9 का वर्गमूल किया 3 और 3 गुणा 2 6 अंक छोड़कर पॉइंट था, वापस 1 अंक छोड़कर पॉइंट 0.3 और इसमें सीधे सीधे घनमूल 0.2, 0.3 और 0.2 जुड़ेंगे 0.5 हो जाएगा। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 दिया है। a प्लस बी बराबर मान लीजिए 6x, b प्लस सी बराबर मान लीजिए 7x और c प्लस a बराबर मान लीजिए 8x। अनुपात दिया, अनुपात से एक संख्या मान ली, 6 अनुपात 7 अनुपात 8 से 6x 7x और 8x। a b c का जोड़ 14 है, तीनों का जोड़ 14 होगा। यहां से जोड़ करेंगे तो ये 2, फिर कोष्टक के बाद में a प्लस बी प्लस सी आएगा और बराबर ये 8 6 14 7 21x। इन तीनों को यदि जोड़ते हैं
तीनों को जोड़ेंगे तो ये एन एन बीन बीन सीन सी जुड़ेंगे, तो टोटल जोड़ेंगे तब 2a 2b और 2c, तो 2 कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी बराबर 21x। a और ये 2 गुणा a प्लस बी प्लस सी का मान दिया 14 बराबर 21x। अब देखिए x बराबर 2 गुणा 14 बटे में 21, 7 से कट जाएंगे, 7 से कट जाएगा ये 2 बार, ये 3 बार, 2 का 2 से गुणा 4 बटे 3, x बराबर कितना आ गया 4 बटे 3 आ गया। अब मान किसका पूछा है, c का। c का मान ज्ञात करने के लिए ए बी का मान ज्ञात करो, ये ए बी का मान कितना आएगा, तो a प्लस बी बराबर है 6x, 6 गुणा 4 बटे 3, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का 4 से गुणा कितना हो गया 8। a प्लस बी का मान कितना आया 8, और तीनों का मान a प्लस बी प्लस सी में से यदि a प्लस बी घटा लेते हैं तो शेष कौन बचेगा c, तो तीनों का जोड़ है 14, उसमें से दोनों का जोड़ है 8, 14 में से 8 घटाएं कितने बचेंगे 6, c का मान कितना आ जाएगा 6। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। इस तरीके से हल करना है। पहले ये अनुपात दे रखा, संख्याएं मान ली 6x 7x 8x, तीनों को जोड़ दिए 2 ABC और ये जोड़ जाएगा 21x, ABC का मान 14, 14 गुणा 2 28, 28 में 21 का भाग 4 बटे 3, x का मान 4 बटे 3, c पूछा ए बी का मान ज्ञात करो, ये ए बी 6x, 6 गुणा 4 बटे 3 हो गया 8, ए बी का मान 8 है, ए बी सी 14 है, 14 में से 8 घटा लीजिए, सी बचेगा कितना बचेगा 6 बचेगा, तो ये सी का मान 6। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा मतलब 100% ब्याज लाना है। दुगुना होने का मतलब 100% ब्याज लाना है, 8 वर्ष में लाना, 8 का भाग दे दो 100 में, 8 में 100 का भाग ये 12.5%, 12.5% की दर से 8 वर्ष में धन दुगुना हो जाता है। सीधा इस तरीके से हल कर सकते हैं। यदि सीधा हल नहीं करें तो आप मूलधन मान के कर सकते हैं कि मूलधन 100, मिश्र धन दुगुना होगा 200 और ब्याज आएगा 100 और समय दिया है 8 वर्ष। दर ज्ञात करनी है, दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, जिसमें ब्याज 100 गुणा 100 बटे मूलधन 100 और समय 8, 100 से 100 कट जाएगा, 100 में 8 का भाग कितनी बार 12.5%, 12.5% की दर से 8 वर्ष में धन क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। 100 में 8 का भाग देना, 8 वर्ष में दुगुना होने का मतलब मूलधन के बराबर मतलब 100% ब्याज आएगा। 100% ब्याज लाने के लिए 8 वर्ष के हिसाब से यदि करेंगे तो कितना आएगा, सीधा सीधा 12.5%। ऐसे भी कर सकते भाई, 100% ब्याज लाना है, 8 वर्षों में लाना, 8 का भाग दे तो दर आ जाएगी 12.5%। ये ऑप्शन नंबर 20 का। नीना और मीना के ने क्रमशः 30,000 45,000 के निवेश से व्यापार प्रारंभ किया। 2 वर्ष बाद 1,50,000 के लाभ में से मीना का भाग कितना है। ये 30,000 रुपये लगाए और ये 45,000 लगाए, ये नीना और ये मीना। 2 वर्ष बाद समय दोनों का 2 से गुणा कर दो और जो लाभ प्राप्त होगा वो इनके निवेश की गई राशि के अनुपात में प्राप्त होगा। निवेश की भी राशि भी किस समय के लिए है वो साथ में लिखना है, निवेश की गई राशि और गुणा समय। निवेश राशि 30,000, इसकी 45,000, समय दोनों का 2-2। उसके बाद संख्याएं 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 15 से कट जाएगा ये 2 बार और ये 15 से कट जाएगा 3 बार, 2 से 2 काट दीजिए, 2:3। तो इनको जो लाभ प्राप्त होगा वो 2:3 में होगा। अब 2:3 मतलब 5 भाग टोटल, और उसमें से किसका ज्ञात करना, मीना का। तो मीना का अनुपात है 3 बटे में टोटल अनुपात 5 और टोटल राशि 1,50,000। 1,50,000 में ये भाग देंगे 3, 3 का 3 से गुणा 9, 90,000। 90,000 रुपए की राशि प्राप्त होगी मीना को। मीना का पूछा गया है, मीना को कितनी राशि प्राप्त होगी, 1.5 लाख में से 90,000 और 60,000 प्राप्त होंगे नीना को, और इसमें से कोई नहीं ऑप्शन उत्तर है। 90,000 कोई ऑप्शन में नहीं है, उत्तर 90,000 आएगा। तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन 90,000।
आधा प्रतिशत का दशमलव भिन्न में क्या मान होगा? सीधा सीधा 1/2 प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100, 1/2 का मतलब है 0.5 और बट्टे में 100। 0.5 में 100 का भाग देंगे, 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना, एक पहले से लगा हुआ है, 2 ये ने एक पहले से, टोटल मिला के 3 अंक छोड़कर पॉइंट होना चाहिए। ये उत्तर 0.005, 2 जीरो और उसके बाद 5, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1/2 और प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए बट्टे में 100, 1/2 का मतलब 0.5, 0.5 में 100 का भाग देना, 0.5 में 100 का भाग देना, 100 का भाग देना, 2 अंक छोड़कर दशमलव, एक पहले से लगा है, टोटल 3 अंक छोड़कर दशमलव, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। बहुत आसान आसान प्रश्न आए इस पेपर में। राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल 15 है। राजीव की वर्तमान आयु क्या है? 5 वर्ष पूर्व आयु और 9 वर्ष बाद आयु। वर्तमान आयु मान लीजिए x, 5 वर्ष पूर्व x - 5, 9 वर्ष बाद x + 9, और इन दोनों का गुणनफल कितना है? 15। अब आप वर्तमान आयु ऑप्शन लेके हल करते हैं तो कर सकते हैं, ऑप्शन लेके नहीं हल करें तो पूरा गुणा करके हल कर सकते हैं, दोनों तरीके। यदि ऑप्शन लेते हैं कि वर्तमान आयु जैसे मान लेते हैं 6, 5 वर्ष पूर्व की आयु हो जाएगी 1, 9 वर्ष बाद 9 और 6 कितने हो जाएंगे? 15, गुणनफल कितना हो रहा है? 15, ये तो हो गया, उत्तर आ गया 6। वर्तमान आयु 6 है, 5 वर्ष पूर्व 1 वर्ष हो जाएगी, 9 वर्ष बाद 9 और 6 जुड़ेंगे तो 15 हो जाएगी, 15 ने 1 का गुणा कितना हो जाएगा? 15 वर्ष हो रहा, गुणनफल 15 है, मतलब राजीव की आयु कितनी है? 6। बाकी ऑप्शन यदि 7 लिखेंगे, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, सम संख्या का किसी से गुणा करेंगे तो सम संख्या आएगी, उत्तर आएगा नहीं। अगला ऑप्शन जैसे 5 है, 5 में से 5 घटाएंगे 0 हो जाएगा, ये ऑप्शन 8 है, 8 में से 5 घटाएंगे 3, और 8 में 6 जोड़ेंगे 14, तो 42 हो जाएगा, गुणनफल 15, केवल ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो रहा है। राजीव की वर्तमान आयु कितनी है? 6 वर्ष है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु 1 वर्ष हो जाएगी, 9 वर्ष बाद उसकी 15 हो जाएगी, 15 का 1 से गुणा 15 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। यह ज्यामिति का बहुत आसान सा प्रश्न है। AOB, ये AOB एक सरल रेखा है, किरण OC आपतित है, A अनुपात B 2:1, ये 2 है नहीं, ये 1, A का मान कितना होगा? 2 भाग पूछा गया, टोटल 180 में 3 भाग करने, 1 ये 2 ये, 180 में 3 का भाग कितनी बार? 60 बार, 1 भाग 60, 2 भाग 120, ये 120 है, ये इसका उत्तर सी। A का मान पूछा गया है और A ये है, ये 2 भाग है, 2 भाग का मान कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। 180 में 3 भाग करने, 1 इसको देना, 2 उसको देना, 1 2 3 भाग करने, 3 का भाग दीजिए, 180 में 3 का भाग 60, 1 भाग 60, 2 भाग 120, 2 भाग वाला मान पूछा, 2 भाग वाला मान 120 होगा। त्रिभुज ABC में 3A 4B और 6C, ये कौन है? 3A 4 कोण B और 6 कोण C, इससे कोणों का अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। इस तरह से संख्या लिखियो, 6 4 3 का लसब लेके भाग दे दो, बट्टे वाली संख्या अनुपात होती है, तो 6 4 और 3 का लसब आएगा 12, 12 का भाग दे दो सदी में, 3 में 12 का भाग दे दो, अनुपात आ गया, 12 का भाग ये 4 बार, कोण A/4, ये कोण B/4, ये 3, और ये कोण C/12, 6 कट जाएगा 2, तो यहां से कोण A, कोण B और कोण C का जो अनुपात आएगा वो आएगा 4:3:2, कोण ABC का अनुपात 4:3:2, ये 4:3:2। अब इसके बाद A का मान पूछा गया, तीनों का योग 180 होता है, A का कोण माप है 4, बटे अनुपातों का योग 4 3 7 2 9, और टोटल कोणों का योग त्रिभुज में 180 डिग्री। 4 भाग का मान पूछा है, टोटल 4 3 7 2 9 भाग है, और 180 टोटल भागों में मान होता है। 180 में 9 का भाग 20 बार, और 4 का 2 से गुणा 8 1 0 80, ये कौन होगा? 80, ये होगा 60, और ये होगा 40। 80 60 और 40, 80 60 40 में A का मान कितना है? A का मान पूछा गया 80, कोण A कितना होगा? 80 डिग्री का होगा। बहुत सरल प्रश्न है ये भी। ओ वृत्त का केंद्र
ए सी भी 40 डिग्री है, ए ओ बी, ये पूछा गया। ये एक जीवा है, इस जीवा द्वारा केंद्र और परिधि पर अंतरित कोण में केंद्र वाला डबल होता है, परिधि वाला आधा, ये 40 है, ये इसका डबल कितना 80 डिग्री, ये उत्तर डी। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना, ये 40 का, ये इसका दुगुना, कितने डिग्री का हो जाएगा 80 डिग्री का हो जाएगा। एक वृत्त की त्रिज्या को 3 गुणी करने पर परिधि पूर्व परिधि से कितने गुना होगी 3 गुना होगी। त्रिज्या को जितने गुना करेंगे परिधि उतने गुना ही होगी, और क्षेत्रफल होगा तो इसका स्क्वायर। त्रिज्या 3 गुणी है, क्षेत्रफल इसका 9 गुना होगा, लेकिन त्रिज्या 3 गुणी है, परिधि कितने गुना होगी तो परिधि 3 गुना होगी। जितनी त्रिज्या होगी उतनी परिधि होगी, और जित त्रिज्या है क्षेत्रफल पूछा है तो उसका स्क्वायर होता है। त्रिज्या को 3 गुना करेंगे, परिधि भी कितने गुना होगी 3 गुना ही होगी। एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम लंबाई का बांस रखा जा सकता है। अधिकतम लंबाई का बांस मतलब विकर्ण ज्ञात करना कि लंबी से लंबी छड़ विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का वर्गमूल। ये घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला है, जिसमें लंबाई 12, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64 और इसका वर्गमूल। 4 4 8 1 9, 6 4 10 8 18, हासिल 1 1 1 299, और 299 का वर्गमूल होता है 17। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। कितना होगा 17 मीटर लंबी से लंबी छड़ रखी जा सकती है। अधिकतम लंबाई का बांस या छड़, इस प्रकार का प्रश्न आता मतलब विकर्ण पूछा गया, और ये कमरे का मतलब घनाभ था, घनाभ का विकर्ण ही होता है। रूट लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई लंबाई 12 का स्क्वायर 144, चौड़ाई 9 का स्क्वायर 81, ऊंचाई 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे 289, 289 का वर्गमूल 17। विभिन्न नगरों में एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या लाखों में तथा इसमें पास व फेल होने वालों का अनुपात दिया गया है। भली बात यह अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नगर ई में परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? नगर ई, ये नगर ई, ये उम्मीदवारों की संख्या, पास और फेल होने वालों का अनुपात। नगर ई में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, ई में पास और फेल का अनुपात है 3:5, संख्या 1.85 लाख। ये लाखों में 8.5 और ये लाख दे रखे हैं, मतलब ये 1,85,000 है। 1,85,000 इसकी जनसंख्या, और उसमें पास और फेल होने वाले में 3:2। आपको पूछा कौन सा पास होने वाला, पास का अनुपात कितना है 3। पहले वाला पास का टोटल 3:2, 5, कुल जनसंख्या 1,85,000। ये इसका उत्तर है। नगर ई में परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, ये नगर ई, ये इसकी टोटल संख्या, और उसमें से 3:2 में पास और फेल। पास हुए 3, टोटल 5, और कुल संख्या 1,85,000। ये लाखों में है 1,85,000। 1.85 का मतलब 1,85,000। 5 का भाग ये 18 में 3 बार, उसके बाद 15 के बाद 3 शेष बचेंगे, 35 7 बार, और ये 3 जीरो, ये 0 0 0, 7 3 21, 3 3 9 2 11, 111 000, 111 000, ऑप्शन नंबर डी 111 000, ये डी ऑप्शन सही है। 1,11,000 इसका उत्तर है। 1,11,000 विद्यार्थी इसमें पास हुए। अगले प्रश्न में, परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक किस नगर की रही है? ये प्रश्न है, परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या किस में रही है। अब इसमें सर्वाधिक फेल किस में है वो बताने, किस नगर में सर्वाधिक फेल हुए हैं। तो 4 नगर है FCBD। सर्वाधिक फेल होने वालों की संख्या पूछी गई है। ऑप्शन में थे FCB और D। इन चारों में से टोटल नगर तो 6 है, उसमें से 2 वैसे ही कट गए। कौन सा कट गया? ए कट गया, ए, और एक कट गया ई, कि ए और ई अपने को नहीं देखना है, बाकी देखने हैं FCD और B। इन चारों में से सर्वाधिक फेल छात्र, सर्वाधिक फेल किस में हुए वो पूछा गया। अब सर्वाधिक फेल में आपको टोटल में सबसे अधिक वाली संख्या में पहले ये देख लीजिए
क्योंकि संख्या ही पूछी है, सर्वाधिक फेल किसमें हुए, मतलब पूछी केवल संख्या है, और संख्या पूछी है तो संख्या के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक संख्या वाले में सर लगभग ये रहता है कि फेल होते हैं, फिर भी बाकी चेक कर लेंगे। 3.14 जो सर्वाधिक है उसमें से 5:3 है। दूसरा ये 1 में से 4:5 है। ये 2.27 में से 1 3 है, और ये 2.73 में 7.5 है। इसमें पास होने वाले ज़्यादा है, फेल वाले कम है। इसमें डी में फेल वालों की संख्या बहुत ज़्यादा दिख रही है और इसमें संख्या ज़्यादा, मतलब ये दोनों आपको चेक करने, इन दोनों में से एक उत्तर होगा। अब कौन सा होगा चेक कर लीजिए। ये 5:3 टोटल अनुपात है 8, उसमें से 3 भाग का मान ज्ञात करना है, तो 3/8 गुणा इसकी जनसंख्या है 3,14,000, ये 3,14,000। 5:3 में फेल होने वाले 3, ये 3 बट्टे में टोटल 5 और 3 8, और कुल जनसंख्या 3,14,000। 3,14,000 में 8 का भाग दे दीजिए, 8 3 24, उसके बाद से 7, ये 74, 74 में 8 का भाग 8 9 72, 2 शेष, उसके बाद ये 0, 8 2 16, 4 शेष, ये 8 5 40 और ये 0, 39 250 और गुणा 3, ये 0, 5 3 15, 3 2 6 1 7, 9 3 27, 7 हासिल 2, 9 और 2 11। ये संख्या इसकी है 1,17,750। और अब ये थोड़ी सी ज़्यादा संख्या वाला है, इसका पता करना 1:3, सीधा सीधा 4 और उसमें से तीसरा हिस्सा इसका टोटल, ये 3/4 और गुणा 2,27,000, ये 2,27,000। 2,27,000 का 3/4 करना है तो 4 का भाग देंगे, इसमें 5 बार, 2 शेष बचेगा 7, उसके बाद 6 बार, 6 चौके 24, 3 शेष बचेगा 30, 30 में 7 चौके 28, 2 शेष बचेंगे, 2 के बाद 0 लगेगा 5 और ये 0, 56,750 और 56,750 का 3 से गुणा कर देंगे, ये ज़्यादा आएगा। 56,750 का 3 से करेंगे तो ये 1.5 लाख क्रॉस चला जाएगा, ये लाख ही है, तो ये संख्या ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर डी अगले प्रश्न का आपका उत्तर होगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का प्रश्न था। इस प्रश्न में था कि परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या किस नगर की है, नगर डी की है। कौन से नगर की थी, डी नगर की। पिछले प्रश्न में था, उसमें कैलकुलेशन करनी थी, थोड़ा सा हार्ड प्रश्न था, 4 विकल्प थे, चारों में से पता करना, और सर्वाधिक किस में है तो डी में। वैसे अनुपात से पता चल रहा था कि ज्यादा फेल होने वाले डी में ही थे। अगला प्रश्न आसान सा ही है, आयत चित्र, ये फिक्स हो गया। आयत चित्र का प्रश्न हर पेपर में आयत चित्र प्रदर्शित करता है सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन, ये इसका ऑप्शन नंबर सी, सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन। आयत चित्र इनका बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें भी यह है कि असतत को पहले सतत में बदला जाता है, उसके बाद वर्गीकृत बारंबारता होनी चाहिए, अवर्गीकृत बारंबारता को वर्गीकृत में बदला जाता है, सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन वाला ही आयत चित्र बनता है। ये एक और प्रश्न, आंकड़ों के विश्लेषण, इस तरह के कई तरह के प्रश्न बनते हैं, कैसे ही बना सकते हैं, मतलब हजारों की संख्या में प्रश्न बनते हैं। जैसे ये दिए गए चित्र में विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाली लड़कियों का प्रतिशत दिया गया, सावधानी से पढ़कर प्रतिशत दिया गया लड़कियों का। ये विद्यालय है PQRSTU विद्यालय, प्रतिशत लड़कियों की संख्या का, कितने % लड़कियां हैं, कि जैसे P में 40% लड़कियां, Q में 50%, R में 27.5, S में 30, T में 40 और U में 17.5%, ये प्रतिशत है। प्रतिशत संख्या किसकी है, लड़कियों की। ये टोटल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या P में 2500, Q में 3000, R में 2000, S में 2250, T में 1250 और U में 1000। ये विद्यार्थियों की संख्या और ये इनका प्रतिशत है। अब इसमें से पहला प्रश्न है, विद्यालय T में लड़कों की संख्या, विद्यालय T, ये विद्यालय T, इसमें टोटल विद्यार्थी 1250। विद्यालय T में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1250, और उसमें पूछा क्या, लड़कों की संख्या। अब T में लड़कियां कितने % है, 40%। विद्यालय T में 40% लड़कियां हैं, मतलब लड़के कितने % होंगे, 60%। ये गुणा 60 बटे में 100,
ये 2 जीरो काट दीजिए और 125 का 6 से गुणा करना है। 25 का 125 का 5 से गुणा करेंगे तो 625, एक और जोड़ेंगे 750, इसका उत्तर आ जाएगा। 125 का 6 से गुणा हो जाएगा 749। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। विद्यालय टी में लड़कों की संख्या कितनी है? 750 है। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा प्रश्न मिस्टेक है। पी तथा क्यू में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की औसत संख्या पूछी गई। विद्यालय पी और क्यू में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की औसत संख्या पूछी गई है, पी और क्यू में। इसी में देखिए, पी और क्यू में विद्यार्थियों की औसत संख्या, ये पी में विद्यार्थियों की संख्या 2500 और क्यू में विद्यार्थियों की संख्या 3000। 2500 और 3000 का औसत लेना है। 2500 प्लस 3000 और बटे में 2, 30 और 20 50 और 5 55। 5500 में 2 का भाग 27, 54 और 5 2750, इसका उत्तर हो जाएगा। 2500 प्लस 3000 बटे 2, 5500 में 2 का भाग 2750। 2750 उस प्रश्न में विकल्प में नहीं है, तो ये प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक था। बाकी उत्तर ये आएगा 2750। विद्यार्थियों की संख्या का औसत पूछा है, पी और क्यू का। वैसे सारों का पूछ सकते हैं भाई, सभी का औसत पूछ सकते हैं, तो सभी को जोड़ के भाग दे दो, टोटल संख्या कितनी है। पी और क्यू का औसत पूछा है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। 3 का पूछा है, तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे दो। 4 को पूछा है, 4 को जोड़ के भाग दे दी 4 का, तो औसत आ जाएगा। औसत विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई हो तो उसके लिए इस तरीके से हल करना होता है। तो ये इसमें 2015 के पेपर में प्रश्न थे, इतने ही प्रश्न थे। ये पी तथा क्यू का लास्ट प्रश्न था। इसमें जो सारे प्रश्न थे उसको हल कर लिया। 2750 इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा था। 2015 का पेपर हो गया है। इसके बाद में रीट लेवल 2 2017 का पेपर है, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे।